सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। हमने पिछली वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, जब हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था, उसके बाद वर्चस्व में आई हमारी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो ग्रामीण थी। मतलब हमने पहले पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो तो एक नगरीय सभ्यता थी, और ये वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। कैसे? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो अचानक से पूरी की पूरी सभ्यता ही खत्म हो गई, पतन हो गया। क्या हुआ, कैसे हुआ पता नहीं। कुछ का मानना है कि बाढ़ आ गई थी, किसी का मानना है कोई वायरस वगैरह आ गया था, है ना, उसके कारण इसका पतन हो गया। तो इसके बाद जब नया कुछ हम स्टार्ट करते हैं तो हम शुरू से ही स्टार्ट करेंगे। तो वैसे ही हमारी वैदिक सभ्यता जो है पहले ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, वैदिक सभ्यता का समय काल रहा है 1500 से 600 ईसा पूर्व। 1500 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, ये जो हमारी वैदिक सभ्यता है इसके बारे में हमें पता कहाँ से चलता है? तो इसके बारे में ना हमें 4 वेदों से पता चलता है। इन 4 वेदों को पढ़ने के लिए भी ना दो तरह, मतलब वैदिक सभ्यता को ना हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आओ देखते हैं कैसे। पहला और दूसरा, हमने वैदिक सभ्यता को पहले ऋग वैदिक काल में बांटा। ऋग वैदिक काल, वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। ठीक है, ये प्राचीन हो गई और इसका समय काल रहा है 1500 में जब स्टार्ट हुई है तो 1500 ही रहेगा, और 1000 तक। ठीक है, 1500 से 1000 तक ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और दूसरी हमारी सभ्यता रही है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय काल रहा है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, ये जो हमारा ऋग वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है, हमने बस वैदिक सभ्यता को ना समझने के लिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्योंकि ये जो हमारा ऋग वैदिक काल है ये प्राचीन था। ये इसमें हम 4 वेद पढ़ेंगे। ठीक है, एक वेद हमारा ऋग वैदिक काल में है और 3 वेद हम उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे। तो जो हमारा एक वेद है ना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। ऋग वेद हम पढ़ेंगे, उसमें ना बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि प्राचीन वाली बहुत है, पर उत्तर वैदिक काल में ना वो चीजें सब बदल जाती हैं। मतलब 3 वेदों में वो चीजें बदल जाती है, बहुत सारी चीजें। तो इसलिए उसको हमने उत्तर वैदिक काल में रखा है। एक तरह से एक नवीन, ठीक है, नवीन वैदिक काल हो गया, और एक तरह से हमारा प्राचीन वैदिक काल। ठीक है, और ये जो हमारा वैदिक सभ्यता था, यहाँ पे रहता कौन था? तो ये जो हमारा वैदिक सभ्यता है ना, इसको मतलब इसमें हमने 4 वेद पढ़ने हैं। पहले तो यहाँ पे रहता कौन था ये देखेंगे। तो यहाँ पे ना आर्य रहते थे। आर्य, आर्य कौन था? ठीक है, आर्य, आर्य का अर्थ, आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, ये कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत। ठीक है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है आर्य, और इसका मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। ठीक है, जो हमारा आर्य है वो संस्कृत भाषा का शब्द है एक तरह से, और उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब एकदम बड़ा, कुलीन वर्ग का, मतलब कुलीन, उच्चतम, उच्चतम टाइप का, जो बहुत बड़ा एक तरह से। ठीक है, श्रेष्ठ माना जाता है जो आर्य है। और ये जो आर्य है, इनको कौन सी भाषा आती थी? इनको कौन सी भाषा का ज्ञान था? तो इनको संस्कृत भाषा का ज्ञान था। कौन सी भाषा का? संस्कृत। आर्य शब्द का अर्थ भी संस्कृत होता है, और इनको भाषा का ज्ञान भी किस चीज का था? संस्कृत भाषा का ज्ञान था। और ये क्या मतलब ये हमारे भारत में कहां से आए? तो इस पे ना बहुत वाद विवाद होता है। तो पहले एक हमारे मैक्स मूलर है, मैक्स मूलर, जिनका मानना है कि ये मध्य एशिया से आए। कहां से आए? मध्य एशिया। ठीक है, मध्य एशिया। जो आर्यजन थे ये कहां से आए थे? मध्य एशिया के आए, मध्य एशिया से आए थे। किसका मानना था? मैक्स मूलर का मानना था। मतलब अभी तक ना हमें ये पता नहीं चल रहा है कि आर्य लोग आए कहां से थे हमारे भारत में। इनका आगमन, मतलब ये हमारे भारत में आए कब? ठीक है, कहां से आए?
कैसे आए, ये सब पता ही नहीं चला। बस इतना पता चला कि आर्य आए थे हमारे भारत में, जिन्होंने संस्कृत भाषा का एक तरह से, संस्कृत भाषा में वेद वगैरह लिखे और उनके बारे में वेदों में भी लिखा हुआ है, और वो कहाँ से आए कैसे आए ये सब नहीं पता है। तो मैक्स मूलर ने अपने हिसाब से बताया कि वो मध्य एशिया से आए थे। दूसरे हमारे दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती जी का मानना है कि ये लोग तिब्बत से आए थे। कहां से? तिब्बत से। ठीक है। और तीसरे हमारे बाल गंगाधर तिलक, इसको थोड़ा मूव, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी का मानना है, इनका तो मानना है मध्य एशिया से मैक्स मुलर, तिब्बत किसका मानना है? दयानंद। और बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो ये जो हमारे आर्य थे, ये संस्कृत भाषा का शब्द है आर्य। इनका मतलब होता है कि श्रेष्ठ है एक तरह से, ये संस्कृत भाषा का प्रसार किया एक तरह से। इनको संस्कृत भाषा भी आती थी और ये लोगों को सिखाते भी थे। जिन लोगों को संस्कृत भाषा नहीं आती थी उनको ये ज्ञान देते थे। ठीक है। और इन कुछ हमारे इंडिया में कुछ लोगों का मानना है कि ये जो हमारे आर्य जन थे ये आए कहां से? तो मैक्स मूलर का मानना है कि ये मध्य एशिया से, दयानंद सरस्वती जी का मानना है कि ये तिब्बत से आए थे। लेकिन ज्यादातर लोग ना इनसे सहमत है। कौन है? किनसे सहमत है? मध्य एशिया। मैक्स मूलर से ज्यादातर लोग सहमत हैं कि ये मध्य एशिया से आए थे। ठीक है। और हम देखेंगे कि ये जो आर्य थे इनका प्रशासनिक इकाई क्या है? प्रशासनिक इकाई, ठीक है। प्रशासनिक इकाई, आर्य की प्रशासनिक, आर्य जो है वो प्रशासनिक इकाई में बटे हुए कितने हैं? वो 5 प्रशासनिक इकाई है। पहला है 5 प्रशासनिक इकाई है, 2, ठीक है। कुल, ठीक है। कुल क्या होता है? कुल वो थे जैसे परिवार एक तरह से। ठीक है। दूसरा हमारा होता है ग्राम, ठीक है। वश, जन, एक राष्ट्र जी। आर्य की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बांटी थी, कुल, ग्राम, वर्ष, जन और राष्ट्र। ठीक है। ये जो कुल थे एक अपने उससे समझते हैं। ठीक है। पहले हमारा क्या होता है? पहले हमारा एक राष्ट्र है, फिर राष्ट्र राज्य में बटा हुआ है। ठीक है। राज्य से एक स्थान बटे हुए, छोटे छोटे गांव वगैरह, फिर वहां से समूह, फिर परिवार, ऐसा है ना। तो वैसे ही ये राष्ट्रीय जो मतलब ये एक परिवार हम मान लेते हैं, जो कुल था वो परिवार। ठीक है। और ग्राम तो जो था वो एक तरह से गांव है ना, गांव, जो कि यहाँ का वो कौन था? कुल का मुखिया कौन होता था? परिवार है ना, परिवार, या फिर एक तरह से पितृ प्रधान था वो एक तरह से, मतलब पुरुष प्रधान होता था, तो पुरुष ही होता था वहां पे, पुरुष प्रधान था। तो मतलब यहाँ पे पुरुषों की चलती थी। ठीक है। पर ऐसा मतलब जो हमारा ये है आर्य प्रशासनिक इकाई में, जो हमारा ऋग्वेद है ना, इसमें ना जो हमारा कुल है, इसमें ना स्त्री पुरुष दोनों की चलती थी। मतलब स्त्री को भी शिक्षा अच्छी खासी मिलती थी, जो पुरुष करते थे वो स्त्री भी करती थी ऋग्वेद में। ठीक है। पूरे वैदिक काल में नहीं, सिर्फ ऋग्वैदिक काल में। ठीक है। फिर आगे आते आते जब हमारा उत्तर वैदिक काल आया तो सब अलग अलग हो गया कि स्त्री पुनर्विवाह नहीं कर सकती, स्त्री घर में रहे, ऐसा करके। पर पहले ऐसा था। ठीक है। तो यहाँ पे पुरुष प्रधान होता था, ग्राम में ग्रामीण होता था, ग्रामीण होता था, जो जिसकी चलती थी। वश में कौन होता था? वश में होता था वशपति, वशपति। ठीक है। वश में वशपति। जन में जैसे राजा वगैरह आ गया हमारा। ठीक है। राजा वगैरह आ गया।
और राष्ट्र में हमारा सम्राट, सम्राट वगैरह आ गया। ठीक है, राष्ट्र में हमारा सम्राट वगैरह आ गया। तो आर्य की प्रशासनिक इकाई थी जो 5 थी, कुल, ग्राम, वर्ष, जन और राष्ट्र। ठीक है, आगे हम देखेंगे जो हमारा, हम देखेंगे अपने 4 वेद पहले। ठीक है, 4 वेद। ठीक है, ये जो हमारा 4 वेद है, पहला हमारा है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद, ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद आता है। ठीक है, दूसरा है हमारा यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। ठीक है, तीसरा है हमारा सामवेद। चौथा है हमारा अथर्ववेद। ठीक है, ये हमारे 4 प्रकार के वेद हैं। ये वेदों, इन वेदों से ही हमें पता चलता है वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, इन वेदों में लिखा है वैदिक सभ्यता के बारे में, और इन वेदों में लिखा है कि हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, तो ये वेद जो हमारा ऋग्वेद है, ये हमारा ऋग्वैदिक काल में था। ये एक लौता वेद है जो ऋग्वैदिक काल में था। 1500 से 1000 में अकेले चला ऋग्वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में आता है ये। और ये 3 वेद हैं हमारे जो उत्तर वैदिक काल में आते हैं। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो पहले ना हम ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा इसको नेक्स्ट ले लें क्या, इसी में बता देते हैं ऐसे करके, ऐसे करके। ये जो हमारा ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद में ना, ये ऋग्वेद में ना 10 मंडल है। ठीक है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,462 मंत्र हैं या ऋचाएं हैं। ठीक है, तो पहला हम ऋग्वैदिक काल लिख के करते हैं, ऐसा करते हैं, लिख के करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला ऋग्वेद, ठीक है, इसको हाईलाइट करते हैं थोड़ा सा, न्यू कलर लेते हैं और अब पढ़ते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ठीक है, इसमें कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। ठीक है, और मंत्र कितने हैं इसमें? इसमें 10,462 62 मंत्र हैं इसमें। ठीक है, ऋग्वेद में। ठीक है, ये हमारा ऋग्वेद हो गया। और ऋग्वेद ना सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल और 128 सूक्त, 10,462 मंत्र है। ठीक है, और जो ऋग्वेद है ना, इसमें हमें क्या जानने को मिलता है? तो ऋग्वेद में ना जीवन, एक मिनट, जीवन जीने की कला, ठीक है, जो हमारा ऋग्वेद है, इसमें जीवन जीने की कला बताया गया है। इसमें रोगों से मुक्ति, ठीक है, रोगों से मुक्ति पाने का मंत्र भी बताया गया है। मंत्र भी है। ठीक है,
ये जो हमारा ऋग्वेद है, ठीक है। और ऋग्वेद एक तरह से ऋग्वैदिक काल में आता है। तो जो ऋग्वैदिक काल है, यहाँ पे ना हमने देखा कि पहले ऋग्वैदिक काल बहुत प्राचीन है एक तो, और वहां पे ऐसा कुछ नहीं था कि स्त्रियां वगैरह शिक्षा नहीं लेंगी। आर्यजन जो थे वहां पे स्त्री पुरुष साथ में बैठ के पूजा करते थे। कोई मतलब ऐसा वो नहीं था कि स्त्री पुरुष आगे रहेगा, स्त्री दोनों साथ में शिक्षा लेते थे, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी उसमें आती है ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। और अब हम देखेंगे अपना यजुर्वेद, ऊपर करते हैं। हमारा ऋग्वेद हो गया, इसको ना हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते ताकि हमें ना वो रहे। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस साइड हम यजुर्वेद, उस साइड हम सामवेद का कर लेंगे, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद, ये जो हमारा यजुर्वेद है, इसमें ना हमें बस यही पता है कि यज्ञों का नियम लिखा हुआ है, यज्ञों का नियम, ठीक है। और इसमें विधि विधान, यजुर्वेद में हमें पता चलता है यज्ञों का नियम, विधि विधान और बलिदान विधि, बलिदान विधि हमें यजुर्वेद में पता चलता है, ठीक है। और हमारा एक सामवेद है, सामवेद। ये जो हमारा सामवेद है, सामवेद में साम का जो अर्थ ही होता है वो होता है, साम का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान, ठीक है। तो जो ज्ञान है वो भारत का पवित्र वो है ना, भारत में बहुत माना जाता है ज्ञान को, राष्ट्रीय ज्ञान वगैरह हो गया ना। तो ज्ञान का अर्थ ही तो साम है, तो साम से संगीत है ना, तो संगीत के बारे में ना हमें इसमें पता चलता है। संगीत, सामवेद में हमें क्या पता चलता है, संगीत वगैरह के बारे में लिखा हुआ है इस वेद में, ठीक है। और हमारा जो अथर्ववेद है उसको भी यही बताती है, देखो छोटे छोटे हैं भाई सारे। अथर्ववेद अगर हम ऊपर ऊपर का पढ़े तो अथर्ववेद, अथर्ववेद हम पढ़ रहे हैं अथर्ववेद के बारे में, ठीक है। अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में हमें मंत्र वगैरह के बारे में, मंत्र तंत्र, वशीकरण, वशीकरण क्या होता है, वशीकरण होता है जैसे जादू टोना वगैरह करना, ठीक है। वशीकरण, चिकित्सा भी, चिकित्सा वगैरह के बारे में भी, मतलब चिकित्सा वगैरह के बारे में भी दे रखा है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा जो चार वेद था, ठीक है, हमारा जो चार वेद था हमने उसके बारे में पढ़ा। ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल, 128 सूक्त और ये 10,462 मंत्र, 1028 सूक्त, सॉरी, जीवन जीने की कला, रोगों से मुक्ति पाने का मंत्र। यजुर्वेद में यज्ञों का नियम वगैरह लिखा है, ठीक है। सामवेद में संगीत के बारे में लिखा है और अथर्ववेद में मंत्र तंत्र वशीकरण चिकित्सा, ठीक है। और अब हम देखेंगे हमारा जो हमारा ये ऋग्वैदिक काल है, थोड़ा ऋग्वैदिक काल के भी बारे में भी जान लेना हम। ऋग्वैदिक काल, जो हमारा ऋग्वैदिक काल के बारे में थोड़ा हम जानेंगे। इसको हम कौन से कलर से करेंगे, ये वाला करेंगे। ओ, ऋग्वैदिक काल, जो कि हमारा आता है 10, सॉरी
1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये जो ऋग्वैदिक काल है इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे इसमें स्त्री का पुनर्विवाह हो सकता था। ठीक है, इसमें हम देखेंगे पुनर्विवाह हो सकता था। स्त्री सारी चीजों में भाग लेती थी, मतलब शिक्षा वगैरह भी प्रदान करती थी स्त्रियां। प्राप्त करना दोनों करते थे, स्त्री पुरुष दोनों। ठीक है, पुरुष दोनों। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल में ही हमें 4 प्रकार के वो मिलते हैं, वर्ण व्यवसाय। ऋग्वैदिक काल में ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ये जो ऋग्वैदिक काल है यहीं पे हमें पता चल, यहीं पे हमें मिल जाता है 4 प्रकार का वर्ग। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पर ये जो इसको 4 भागों में बांटा था ना, ये व्यवसाय के आधार पे बांटा गया था। व्यवसाय मतलब एक तरह से जो जो काम करता था उसको उसी आधार पे बांट दिया गया था। अभी मैं जो काम कर रही हूँ मुझे उस काम में बांट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जाति के आधार पे बांटा जाए कि मतलब उसका वर्ग ही वही हो गया है। अब जैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही नहीं, कुछ भी जो ब्राह्मण वाले काम करता था, जो ज्ञान वगैरह बांटता था, जो पंडित होता था वो ब्राह्मण कहलाता था, जो रक्षा करता था लोगों की वो क्षत्रिय कहलाता था, जो क्या कहते हैं कृषि वगैरह करता था, ठीक है, वो वैश्य कहलाता था, और जो इन तीनों की सेवा करता था, इन तीनों की जो सेवा करता था वो शूद्र कहलाता था। ठीक है, तो ये हमारा किसमें मिल जाता है, ऋग्वैदिक काल में 1500 से 1000 ईसा पूर्व वाले में ही ऐसा हो गया था। पर ये किसके आधार पे था, ये कर्म के आधार पे था, ना कि जन्म के आधार पे। ठीक है, अभी हम आगे आएंगे, देखते हैं कि ये कर्म के आधार पे हो जाता है। और जो ऋग्वैदिक काल में है यहाँ पे ना पशुपालन होता था, पशुपालन भी होता था, और यहाँ पे हमें पवित्र नदियां भी मिलती हैं। ठीक है, जैसे सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी, नदी सबसे पवित्र नदी है ये। ठीक है, पवित्र मानी जाती थी ये नदी। ठीक है, और यहाँ पे ना इन लोगों का जो मनोरंजन वगैरह किससे होता था, घोड़सवार से। इन लोगों का ना सबसे फेवरेट पशु, एक तरह से मतलब प्रसिद्ध पशु घोड़ा कह सकते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा मानने वाले देवता कौन से थे, इंद्र देवता। इंद्र देवता को ज्यादा ही मानते थे, कौन से, ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, तो घोड़े को सबसे ज्यादा इनका प्रसिद्ध वो था, सरस्वती नदी, और सबसे पवित्र मानी जाती थी, पशुपालन होता था। ठीक है, अब हम देखेंगे, यहाँ पे हमें क्या 4 वेद मिला है ना, वेद थोड़ा देखो समझो, ये जो वेद है हमें 4 मिला। ठीक है, वेद कितना मिला, 4। हमें ना यहाँ पे पुराण मिले जो 18 थे। ठीक है, और हमें उपनिषद मिला, जो 108 है। ठीक है, ये जो पुराण है ये इतना याद रखो कि 18 मिला, और इसका सबसे प्राचीन पुराण कौन सा था, प्राचीन पुराण, तो प्राचीन पुराण इसका था मत्स्य पुराण। ठीक है, और ये जो उपनिषद है ये टोटल 108 थे। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, गुरुओं के समीप बैठना, और जो ये उपनिषद से ही हमारा सत्यमेव जयते लिया गया है, सत्यमेव जयते।
सत्यमेव जयते, ये हमारा कहाँ से लिया गया है? ये हमारा उपनिषद से लिया गया है, मंडल उपनिषद। ठीक है, ये हमारा उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। ठीक है, और हम देखेंगे 7 नदियां हमें ऋग्वैदिक काल में मिली थी। सिंधु, सरस्वती, झेलम, रावी, व्यास, सिंधु, सरस्वती, झेलम, रावी, व्यास, 2 और थी, सिंधु, सरस्वती, सतलज। सिंधु, सरस्वती, झेलम, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, ये हमें कुछ नदियां मिली थी वहां से। ठीक है, और एक और थी चेनाब। चेनाब, ये सप्त संधि, सप्त सैंधव प्रदेश में पाई गई है। ठीक है, सिंधु, सरस्वती, झेलम, रावी, व्यास, सतलज और चिनाब, ये 7 नदियां पाई गई थी। ठीक है, और थोड़ा वैदिक उत्तर वैदिक काल के बारे में जानते हैं। हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में देख लिया, ये हमने अभी तक ऋग्वैदिक काल पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में हमें 3 प्रकार के वेद मिले, है ना? यजुर्वेद, साम और अथर्व वेद। लिख देते हैं यार, अथर्ववेद। ठीक है, ये हमें उत्तर वैदिक काल में 3 वेद मिले, और मैंने बता दिया यजुर्वेद में यज्ञों के बारे में, सामवेद में संगीत के बारे में और अथर्ववेद में वशीकरण मंत्र वगैरह के बारे में। ठीक है, ये जो उत्तर वैदिक काल था, इसमें हमने अभी पढ़ा कि जो ऋग वैदिक काल था उसमें हमें वर्ण व्यवस्था मिली थी, है ना? वर्ण व्यवस्था कौन सी? वो जो 4 प्रकार की थी, वर्ण व्यवस्था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कौन सी थी? वो जो 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था हमने पढ़ा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, हमने ये 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था तो हमने पहले ही पढ़ ली थी ऋग्वैदिक काल में। पर ऋग्वैदिक काल में ना ये ना हमारा व्यवसाय के आधार पे था, जो जो काम करता था उसको उसी वर्ण में रख दिया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते ये सारी चीजें बदल गई, चेंज हो गई। रहा तो यही, पर जो ब्राह्मण थे, जो क्षत्रिय थे, वैश्य, शूद्र, जो जिसका मतलब ऐसा हो गया कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहेंगे, अगर वो कोई और काम करेंगे तो वो ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण का काम ही हो गया कि एक तरह से वो ज्ञान बांटेगा। ठीक है, और उसका बेटा भी जो होगा वो भी ब्राह्मण ही होगा। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य ही रहेगा और शूद्र का शूद्र। मतलब शूद्र का बेटा अगर ज्ञान प्राप्ति करना चाहे तो नहीं कर सकता। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति करना चाहे और ब्राह्मण बनना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ इन तीनों की सेवा ही करेगा। ठीक है, ये हमारा किसमें चेंज हो गया था? ये हमारा उत्तर वैदिक काल में चेंज हो गया। और उत्तर वैदिक काल में ना स्त्रियों की ना जो दशा थी वो थोड़ी मतलब खराब हो गई। मतलब वो भाग नहीं ले सकती हैं, अगर कोई पूजा वगैरह हो रही है तो पहले उसमें उनका पति वगैरह करेगा, फिर वो कर सकती हैं, ऐसा हो गया। फिर उसके बाद वहां पे ना जो पहले ये लोग कौन घोड़ा वगैरह, यहाँ पे ना हमें जो ऋग्वैदिक काल में ना वहां पे ना हमें लोहे की भी खोज हुई थी ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ना उसी लोहे को कृष्ण लोह बोलने लगे उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, ये जो हमारा ऋग्वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी और इसको बाद में कृष्ण लोह बोलने लगे। ठीक है, और हम देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पे क्या क्या खाते, मतलब यहाँ पे ना वो
कृषि पे ज्यादा ध्यान देने लगे। उस टाइम पे जो हमारा ऋग्वैदिक काल था, वहां पे व्यवसाय पे ज्यादा ध्यान देते थे, मतलब कोई सामान दे के सामान लेना देना और व्यवसाय वगैरह पे ज्यादा ध्यान देते थे। लेकिन ये जो हमारा उत्तर वैदिक काल है, यहाँ पे कृषि पे ध्यान देने लगे ज्यादा, कृषि पर ज्यादा ध्यान दिया। ठीक है, और क्या क्या उगाते थे ये लोग? तो ये उगाते थे जौ, गेहूं, उड़द और भी बहुत सारी फसलें, ठीक है, आदि और भी बहुत सारी फसलों का इन्हें ज्ञान हो गया था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।